हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो टॉपिक के नाम में ही मीनिंग है डाइपोल। डाई मतलब क्या होगा? दो, यानी कि टू, और यहाँ पर टू पोल होना चाहिए। और पोल कैसे? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे दो पोल होना चाहिए। ठीक है। और वो पोल किसका रहना चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्जेस का रहना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो पोल होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट। अब इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ two opposite charges are separated by a finite distance। मतलब दो चार्जेस होना चाहिए और दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट में रहना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। देखो ये दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट चार्जेस है, एक नेगेटिव है तो एक क्या है? पॉजिटिव है। और इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस रहना चाहिए, यानी कि सेपरेशन रहना चाहिए। अब इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच में सेपरेशन है, इसे कहते हैं डाइपोल एक्सिस। दिस इज द डाइपोल एक्सिस। क्या कहते हैं? डाइपोल एक्सिस। मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, हमारा डायग्राम जरा खराब नहीं होना चाहिए इसलिए। दिस इज डाइपोल एक्सिस। अब डाइपोल एक्सिस के ऊपर से ना एक लाइन को पास कराते हैं, हमें से एक लाइन पास हो रही है। लेट्स से ये लाइन क्या हो गया? एक्स वाई है। तो जो ये एक्स वाई लाइन है जो डाइपोल एक्सिस के ऊपर से पास होके जा रही है, इसे कहते हैं एक्सियल लाइन। यानी कि जो एक्स वाई है ये क्या है? एक्सियल लाइन है। समझ में आ गया? अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ तो रहेगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लेट्स से यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है समझो, तो जितना डिस्टेंस यहाँ रहेगा उतना ही इधर होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 2L होगा। क्लियर हो गई? अब ये सेंटर पॉइंट के ऊपर से एक लाइन पास होके जा रही है और ये लाइन इस एक्सेल लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन सेंटर से पास होकर एक्सेल लाइन को परपेंडिकुलर है, लेट्स से इसे हम PQ बता देते हैं और इसे कहते हैं इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन, समझा? या फिर इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन। तो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटर हो गया और ये क्या? एक्सियल लाइन है। और दोनों चार्जेस के बीच में, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस, जो सेपरेशन है, उसे कहते हैं डाइपोल एक्सिस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है। और ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर दो पोल है तो इनका कुछ तो अपना एक स्ट्रेंथ होगा। क्या होगा? स्ट्रेंथ। मतलब इनके खुद के कुछ स्ट्रेंथ होगा। जो इनके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं उस टर्म को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। यानी कि द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका जो स्ट्रेंथ है उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। स्ट्रेंथ का मेजरमेंट को कहते हैं डाइपोल मोमेंट है। एंड इट इज डिनोटेड बाय द P वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब ये डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू magnitude of one of the charge of dipole into separation between the
टू ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो। तो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द चार्ज, इन दोनों में जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। अब या तो ये ले लो या तो ये ले लो। अब एक बात याद रखो, जितना ये होगा ना उतना ही ये रहेगा, मतलब माइनस क्यू जितना रहेगा उतना प्लस क्यू रहेगा। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब मान के चलो कि मैंने इसका वैल्यू बताया माइनस क्यू मतलब कितना, -5 कूलम है समझो, तो वो क्या रहेगा प्लस क्यू मतलब कितना, +5 कूलम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये -5 कूलम है ये +10 कूलम है, ऐसा नहीं होगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो दोनों का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब इसका अगर हम मॉड निकाले तो क्या आएगा, 5 कूलम आ जाएगा। इसका अगर हम मॉड निकाले तो क्या आएगा, 5 कूलम आएगा। इसका मॉड निकला मतलब क्यू हो गया, इसका मॉड निकला मतलब क्या हो गया, क्यू हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दोनों का कोई भी चार्ज लो लेकिन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हो गया क्यू इनटू इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2L है। सेपरेशन बिटवीन दी टू ऑपोजिट चार्जेस इज दी 2L, तो ये हो गया 2L, और ये वेक्टर क्वांटिटी में बता रहा हूँ। और याद रखा ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ का डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन है ना यहाँ पर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन। ये जो 2L का हमने वेक्टर क्वांटिटी बताया वो ऐसे काउंट किया जाता है, यहाँ से काउंट करते। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो दिख रहा है, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, या डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर P वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। तो इसका डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, इधर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ होगा। समझ में आ रही? अब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ, इन मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डायरेक्शन हट जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर P इज इक्वल टू क्यू 2L, है ना। यहाँ पर P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया? अब जरा देखो इसका यूनिट निकाल लेते हैं हम। इसका यूनिट क्या होगा, देखो ये कूलम चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। और यहाँ ये देखो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होगा, तो यानी कि कूलम मीटर होगा। तो इसका यूनिट इज कूलम मीटर। या दूसरा यूनिट है जिसे कहते हैं डी बाई, क्या कहते हैं, डी बाई, इसे दिखाते हैं कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो कूलम मीटर या फिर डी बाई। समझा क्या, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जरा देखो ये जो डी बाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर होता है। मतलब एक डी बाई का वैल्यू इतना होता है। जैसे हमें पता है ना यहाँ पर 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। जैसे हमें पता है कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना, 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर, है ना। जैसे यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। तो वैसे 1 डी बाई मतलब इतना कूलम, ऐसे होता है। समझ में आ गया? अच्छा देखो, अगर समझो हमने आंसर निकाले, हमने कुछ क्वेश्चन लिया, हमने सॉल्व किया, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो कूलम में आ रहा है, कूलम मीटर में आ रहा है, और हमें बोला गया है कि हमको डी बाई में निकालना है, तो कैसे निकालें? जहाँ कूलम मीटर होगा ना उसको इसके नीचे भेज दो, तो क्या होगा, 1 डी बाई अपॉन 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30, ये देखो कूलम मीटर, ये इधर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या रहेगा, 1/3.33 10 टू द, ये जब ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा, और ये 1 कूलम मीटर, यानी कि 1 कूलम मीटर मतलब इतना डी बाई होगा। ये डी बाई, कूलम मीटर को डी बाई में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू, और अगर डी बाई को कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? तो एक बात समझो कि हमने एग्जैक्टली क्या समझ रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब
हमारे पास दो चार्जेस होना चाहिए, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इनके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, फिक्स सेपरेशन। ये जो फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय द P। समझ में आ गया? चलो एक काम करते, छोटा सा क्वेश्चन लेके समझते हैं हम जरा, ताकि आपको समझा सकूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इसको हटा लेते पहले। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या करेंगे, मान के चलो कि हमारे पास अभी दो चार्जेस हैं। लेट से मैं यहाँ पर लेता हूँ, इधर है एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करके ई से दिखाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, समझो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर O होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस होगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। अब प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम है, बस ये नेगेटिव है और वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। अब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन कितना है, सेपरेशन हो गया, मान के चलो कि मैं बता रहा हूँ 1 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पहले बता दिया मैंने, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। तो इतना है, समझो, क्लियर हो गई। अब हमें ये बोल के रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो, मतलब क्या निकालना है हमें P निकालना है। अब मुझे मैग्नीट्यूड में निकालना है, तो मैं डायरेक्ट, मुझे फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, Q इंटू 12। अब देखो दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेने का, तो दोनों में से आप या तो ये ले लोगे या तो ये ले लोगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसका मॉड निकालोगे, है ना, इसका मॉड निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इसका मॉड क्या आएगा, E आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा, है ना। इतना तो हमें समझ में आ गया, मतलब इधर क्या आएगा, E आएगा। क्लियर हो गई। अभी देखो P इज इक्वल टू, यहाँ पर Q था इसलिए मैंने इधर Q लिखा था, अभी यहाँ पर E है इसलिए E इंटू 12 हो गया। तो E इंटू 12 है। अभी देखो E का वैल्यू कितना है, 1.6 10 टू द पावर -19, और 12 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, इंटू 10 टू द पावर -10, और ये मीटर है। देखो इसका यूनिट है कुलम और इसका यूनिट है मीटर, मतलब कुलम मीटर आ गया। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 1.6 10 टू द पावर -19 -10 कितना हो जाएगा, -29 कूलम मीटर हो गया। इतना आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको dy में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पहले बताया, dy में कन्वर्ट करने का क्या था, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 10 टू द पावर 30 अपॉन 3.33, और ये क्या आ रहा था, dy आ रहा था। तो देखो इधर P इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -29, कूलम की जगह पे आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 30 अपॉन 3.33 dy। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 ये इसके नीचे आ जाएगा 3.33 करके, और 30 में से 29 जाएगा तो कितना रहेगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या है, dy है। अब अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कितना आता है यहाँ पर, 0.48 इंटू कितना, 10 टू द पावर 1 dy आ गया। P इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो 4.8, एक बार आप यहाँ शिफ्ट किया मतलब 10 टू द पावर -1 आएगा, -1 + 1 चले जाएंगे तो कितना रहेगा, 4.8 dy, मतलब इतना आ गया। तो कभी आपका आंसर कूलम मीटर में है तो कभी आप उसको dy में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आई थिंक आपको समझा होगा, क्लियर हो गई। चलो इसको निकाल लें, इसको निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नेचुरल डाइपोल देखते हैं हम नॉर्मली, हमें पता है जो वाटर वगैरह देखते हैं। नेचुरल डाइपोल मतलब क्या, ऐसे डाइपोल जो हमने खुद नहीं बनाया, नेचुरली है, जैसे पानी हो गया एग्जांपल, तो वाटर मोलिक्यूल है ना, वाटर मोलिक्यूल। डाइपोल मतलब क्या, दो पोल बनना चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए तो डाइपोल होगा।
अगर दोनों एक ही जगह पे तो वो डाइपोल नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे वाटर है, तो वाटर में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके यहाँ पर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसका भी कितना होगा, एक ही होगा। मतलब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर 2, इधर 2 और मैंने यहाँ लगा लिया 1। हाइड्रोजन के यहाँ पर और इधर 1 लगा लिया, यहाँ पर 2 2 4 और ये कितने, 6 हो गए। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और चाहता है जिससे अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसको पूरा 2 चाहिए पहले शेल में। और ऑक्सीजन का देखो सेकेंड वाले शेल में कितने हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है पहले शेल छोड़कर बाकी वाले जो शेल है सेकेंड वाले शेल में भी कितना, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। यानी कि इसको और 2 की जरूरत है। तो इसका मतलब अभी जरा देखो, यहाँ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं वैसे रख दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह रख दिया। अब जरा देखो, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मिल गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मिल गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मिल गया। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच में, अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखे। अभी देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बना लिया, यानी कि ये बन गया एक बॉन्ड। और ये दोनों देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर इस तरह दिख रहे हैं, बराबर। बट आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पता है ना। ये सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अभी जब ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग में आया, ये इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी डिफरेंस है। ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे अपने वैलेंस शेल के अंदर और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में भी डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग है। ऐसे में ऑक्सीजन क्या करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग करते वक्त ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वो अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, मतलब इस तरफ खींचती है ज्यादा। अब ज्यादा यहां पर खींचती है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाती है। अब उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे, इलेक्ट्रॉन यहां से साइड में जा रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जिस तरफ जा रहे हैं उधर नेगेटिविटी क्रिएट होती है और जहां से निकल गए उधर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो पार्शियल पॉजिटिव यहां पर, पार्शियल नेगेटिव यहां पर। सेम ऐसे यहां पर होता है। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से आपस में बॉन्ड बना लिए हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये दो इलेक्ट्रॉन से वो अपनी तरफ खींचती है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ खींच रही है। मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं उधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहां से इधर जा रहे हैं ना, तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। आपको याद है हम सोडियम का देखते थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था। सोडियम के वैलेंस शेल में 281 और यहाँ पर क्लोरीन में 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन के पास आ गया। अब क्या बन गया, 288 बन जाएगा और 28 रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो एक पॉजिटिव, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है तो नेगेटिव, इसके यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो ये पॉजिटिव। Na+Cl- आपस में अट्रैक्शन फोर्स करेंगे और दोनों क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना।
तो इसका मतलब देखो इलेक्ट्रॉन एक खींच रहा है तो ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है और ये पॉजिटिविटी, और ये नेगेटिविटी और ये पॉजिटिविटी। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे आप एक बार नोटिस करो, अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के पास है ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए आपको याद है हम इससे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ना। हमने ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर केमिस्ट्री में ही पढ़े हैं। तो ये ऐसा है, देखो 2 नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, इसके पास एक पॉजिटिव और इसके पास एक पॉजिटिव। समझ में आ रही? अब जरा देखो, हमें डायग्रामेटिकली ये लग रहा है कि ये आपस में कैसे लीनियर में, बट प्रैक्टिकली लीनियर में नहीं होते। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कहीं यहाँ होगा समझो, इधर, हाइड्रोजन इधर है और हाइड्रोजन यहाँ है। अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। अब ये ऑक्सीजन है तो ये देखो ऑक्सीजन है ये, अब ये इधर खींच रहा है तो इधर ऐसे आ रहा है और ये पॉजिटिव वाले हैं और ये पॉजिटिव वाला है। ये लोग उधर खींचेंगे, ऑक्सीजन इधर खींचेगा। ये भी खींचते हैं पर इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते नहीं, इनके पास जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खींच लेते। तो जरा देखो, अब एक पॉजिटिव यहां पर, एक पॉजिटिव यहां पर, इतना तो पक्का हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब हमें डाइपोल देखना है, डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसे में यहां पर 2 पॉजिटिव है, मतलब एक इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है। देखो दोनों ऐसे ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट किधर होगा, रिजल्ट कहीं यहां पर आएगा। इन दोनों का जो नया रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा, तो इन दोनों का रिजल्ट इधर बनता है और ये है +Q। तो जरा देखो, अब ये +Q और ये -Q, यहां है +Q और यहां पर है -Q, एक प्लस एक माइनस यानी कि ऑपोजिट पेयर्स है और इनके बीच में कुछ ना कुछ एक सेपरेशन बनेगा, तो ये क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहे हैं। सो नाउ दिस इज अ डाइपोल। अब अगर ये डाइपोल है तो इनकी खुद की स्ट्रेंथ होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट, और वाटर के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनता है। अब वाटर के पास हमने कोई चार्ज को जाके हमने खुद से नहीं रखा है, मैनुअली नहीं किया है, वाटर नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाता है, खुद का अपना नेचुरल है। सो दैट इज इट इज कॉल्ड नेचुरल डाइपोल। सो वाटर हैज अ नेचुरल डाइपोल। सो वाटर इज अ नेचुरल डाइपोल, इट मींस इट हैज अ डाइपोल मोमेंट, तो इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनेगा वाटर का। समझ में आ गया? अब देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 105 डिग्री होता है। तो वाटर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। वाटर के अलावा बाकी एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे अमोनिया हो गया, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट बनेगा, ये भी डाइपोल बनाते हैं। या फिर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। या सोडियम क्लोराइड, ये भी डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। और इन मोलिक्यूल्स को कहते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट बन रहा है, जिनके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है, इन मोलिक्यूल्स को कहते हैं पोलार मोलिक्यूल। क्या कहते हैं, पोलार मोलिक्यूल। और पोलार मोलिक्यूल में क्या खास बात है पता है, इनका पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पॉजिटिव चार्ज और सेंटर नेगेटिव चार्ज, ये कुछ सेपरेटेड डिस्टेंस में रहते हैं, दोनों एक ही जगह पे नहीं रहता, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे नहीं रहता, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। मतलब हम कह सकते हैं कि इन पोलार मोलिक्यूल द सेंटर of positive charge and center of negative charge is naturally separated, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नेचुरली सेपरेटेड रहते हैं, इन्हें हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, हम जबरदस्ती उसको अलग नहीं किया है, वो खुद से अलग अलग है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट, यहाँ नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट, और ये नेचुरली सेपरेटेड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। इट हैज अ
परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका खुद का डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ रहता है। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जरा हम ये भी देख लेते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को समझते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, जैसे मान के चलो कि हाइड्रोजन हो गया, या क्लोरीन हो गया, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, या फिर मीथेन ले लीजिए, ये कोई भी ले लो। चलो एक काम करते हैं, सिंपल वाला लेते हैं, कौन सा? हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने? 2 हाइड्रोजन है। अब इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी दोनों आपस में क्या करेंगे? पास में आएंगे, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये दोनों पास पास में। देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब दोनों खुश, हैप्पी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। जरा सोचो, दोनों के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंशिएशन नहीं था। जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास था उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो पहली बात तो है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं है, राइट? अब ये भी हाइड्रोजन है, वो भी हाइड्रोजन है। जो टेंडेंसी इसकी है वही टेंडेंसी इसकी है, जो आदतें इसकी है वही आदतें उसकी है। अब ये भी उधर खींचेगा तो ये भी इधर खींचेगा, मतलब दोनों पे क्या रहेगा? एक वहां पर है, एक इधर है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। इसमें क्या था? कोई ज्यादा खींच लेता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव, जिनके पास से निकल गए वो पॉजिटिव। इधर ऐसा नहीं है, जितनी इसकी स्ट्रेंथ उतनी इसकी स्ट्रेंथ। और देखो ये इक्वल है, जिधर जितना इधर है उतना इधर है, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया ना, तो रिजल्ट क्या रहेगा? 0। हम मैथमेटिकल मेथड में क्या पढ़े थे? अगर कोई 2 वेक्टर सेम होते और ऑपोजिट में रहेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। अगर ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, रिजल्ट 0। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर दोनों आगे जा रहा है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो इनको ऐड करके क्या बोलेंगे? 8 मीटर। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इनके ऊपर कोई पोल नहीं बनेगा, ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, जितना उधर उतना इधर, रिजल्ट 0। क्योंकि इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, दोनों एक ही जगह पे हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे होते हैं। जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसका इधर आ रही है उतनी कॉन्सेंट्रेशन इसका भी उधर ही आएगी, मतलब दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही जगह पे होगा, यहां पर, इधर। समझ में आ रही है? सो इसे कहते हैं नॉन पोलर मोलेक्यूल, क्योंकि इनके अंदर कोई पोलर नहीं बनते, नॉन पोलर मोलेक्यूल। क्योंकि इनमें पोल बन रहे थे इसलिए पोलर मोलेक्यूल है। उनमें कोई पोल नहीं बनता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं बनता, नेगेटिव पॉजिटिव एक ही जगह पे सेंटर होता है। इनमें क्या हो रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंटर है वो दोनों के बीच में सेपरेशन है, डिस्टेंस है। इसमें ऐसा नहीं होता, एक ही जगह पे होता है। हम बोलते हैं यहां पर देखो, इन नॉन पोलर मोलेक्यूल, इन नॉन पोलर मोलेक्यूल द सेंटर ऑफ positive charge and the negative charge and the center of negative charge is same या फिर is one and same लिखता हूं, and same। दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट एक ही है और सेम जगह, सेम है। जितना ये बनेगा उतना ये बनाएगा। मतलब देखो, इन दोनों का भी यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसका सेंटर पॉइंट है ये, इसका खींचने का सेंटर भी यही है और इसका खींचने का सेंटर भी यही है। दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही जगह पे और सेम है, जितना वो खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, रिजल्ट नहीं बनेगा। समझा मैंने क्या कहा? तो क्या होता है कि एक तरफ ज्यादा होना चाहिए, एक तरफ कम। तो ये पोलर मॉलिक्यूल में ऐसे होते हैं, नॉन पोलर में वैसे नहीं होते। हाँ, आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा के आप इसको शिफ्टिंग करा सकते हो और इन दोनों सेंटर पॉइंट के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर सकते हो। और ऐसे सेपरेशन क्रिएट किया मतलब डाइपोल बन जाएंगे। और ये डाइपोल क्या बोलते हैं? इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब हमने इंड्यूस किया है, हमने डाइपोल क्रिएट किया है।
नेचुरल डाइपोल नहीं है, ये तो नेचुरल थे, इन्हें हमने कुछ नहीं किया, वो तो ऑटोमेटिक है, वैसे उनकी नेचर ही वैसा है। अगर हमें डाइपोल यहाँ क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उनके सेंटर पॉइंट सेपरेट होंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव बनेगा, तो फिर डाइपोल बनेगा। उसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब हमने डाइपोल को इंड्यूस किया है। तो वाटर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि ये अगर नेचुरल डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट रहना चाहिए। तो वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है P इज इक्वल टू 6.172 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। देखो इसका यूनिट क्या है, कूलम मीटर है, मतलब 6.172 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर ये वाटर का डाइपोल मोमेंट है। अभी देखो इसका दो यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का, एक कूलम मीटर और एक डी बाई होता है। डी बाई में कितना होता है इसका, 1.85 डी बाई होता है। तो वाटर एक नेचुरल डाइपोल है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इतना होता है, और दूसरा डी बाई में इतना रहेगा 1.85 डी बाई, या फिर वो 6.172 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, इतना इसका डाइपोल मोमेंट रहता है। और दूसरा जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर होगा, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक। तो ये वाटर एक नेचुरल डाइपोल है, तो इसमें देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑक्सीजन के पास है, और हाइड्रोजन की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, रिजल्ट इन पॉजिटिव चार्ज ये है। तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ अगर हम ये बोले कि डाइपोल मोमेंट वाटर में कहाँ पर होगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की तरफ होगा। समझ में आ गया। तो ये है डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर, और वाटर नेचुरल डाइपोल है। क्लियर हो गया। अभी देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जो कि ये क्या है, इसके अंदर कोई डाइपोल नहीं होता। अब डाइपोल नहीं होता है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, इसका मतलब इनका डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये डाइपोल नहीं बनते, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और पोलर मॉलिक्यूल एक डाइपोल बनाता है और उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे वाटर लिया और वाटर का हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।